Assalamu alaikum students. Today we are discuss about the topic relationship of biology with other sciences of chapter number 1. जी बच्चों, आपने साइंस पढ़ी, ठीक है, और उसकी ब्रांचेस भी देखी हैं, पढ़ चुके हैं आप कि बायोलॉजी भी साइंस की ब्रांच है, इसी तरह केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, ये सब ब्रांचेस किसकी हैं? साइंस की हैं। तो इनके दरमियान यकीनन कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिलेशन भी मौजूद होगा, ठीक है। हो सकता है इस तरह से तारे जब एक ही इन ब्रांचेस का ओरिजिन एक ही है तो आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होगा। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेस, ठीक है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, यानी बायोलॉजी को जब हम दूसरी ब्रांचेस से रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो कहलाती है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो बायोलॉजी को कंसीडर किया जा सकता है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, यानी इसमें दूसरी ब्रांचेस का भी लिंक शामिल है, ठीक। अगर बायोलॉजी में फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे तो फिर वो कहलाती है बायोफिजिक्स, ठीक है। इसी तरह बायोलॉजी जब रिलेट करती है मैथमेटिक्स के साथ तो उसको हम बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री भी कहते हैं, क्लियर। बायोलॉजी में जब केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स मौजूद होंगे तो वो कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री, ठीक। बायोलॉजी यानी लाइफ को डिस्कस किया जाएगा ज्योग्राफी के साथ तो वो कहलाएगी जो बायोजियोग्राफी, क्लियर हो रहा है। इसी तरह से बायोलॉजी को अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यानी उसमें इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाए तो वो कहलाएगी बायोइकोनॉमिक्स, क्लियर हो गया। तो ये जो चार्ट यहाँ आपको नजर आ रहा है ये बता रहा है कि बायोलॉजी कहीं ना कहीं मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ लिंक में है, क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बायोफिजिक्स, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद फिजिक्स नोन एज बायोफिजिक्स। डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर applied to explain the processes of life, यानी लाइफ प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स के जो लॉज और टेक्निक अप्लाई होंगे लाइफ पर, वो किस में डिस्कस होंगे? बायोफिजिक्स में। फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स के जो लॉज है मोशन के यानी हरकत के कवानीन जो हैं वो अप्लाई होते हैं हमारी बॉडी पे। कैसे? एक टूल है फिजिक्स का जिसको लीवर कहा जाता है। लीवर क्या है? इट इज अ सिंपल मशीन, ठीक है। लीवर जिस रूल के तहत काम करता है वो रूल अप्लाई होता है हमारे फोर लिम्स पर, यानी हमारे हाथ पर। आपने लीवर की टाइप्स पढ़ी है अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि लीवर जो वर्क करता है वो एक पॉइंट पर कर रहा होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको फल्क्रम कहा जाता है। याद आ रहा है कुछ? फल्क्रम जो है वो सेंटर पॉइंट और उसके साथ लोड और एफर्ट काम कर रहा होता है। बिल्कुल इसी रूल के तहत हमारा फोर लिम्ब यानी हमारा जो आर्म है वो हरकत कर रहा होता है। जैसे ये हमारा आर्म है, ठीक है, ये जो एल्बो ज्वाइंट है ये फल्क्रम की तरह वर्क करता है, और ये जो हाथ है ये लोड है और एफर्ट यहाँ से अप्लाई हो रही है। तो जब हैंड मूव करेगा तो इस फिक्स पॉइंट के तहत जो है ये लोड उठाएगा। कहाँ से एफर्ट लग रही होगी? यहाँ से। तो ये हैंड हमारा जो है वर्क करता है बिल्कुल लीवर के रूल के तहत, क्लियर हो रही है बात? इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं बायोफिजिक्स में लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर का इस्तेमाल आपने सुना होगा, आईसाइट को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। साथ में किडनी स्टोन है, स्टोन को भी जो है लेजर की मदद से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह साउंड वेव्स हैं, इनका इस्तेमाल हम कहाँ देखते हैं? इनका इस्तेमाल हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड से आप
इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से रेडियो लेबलिंग है, कार्बन डेटिंग वगैरह जो रेडियो फिजिक्स की एग्जाम्पल के तौर पे आती है, वो इस्तेमाल होती है फॉसिल्स की एज मालूम करने के लिए। फॉसिल्स हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फॉसिल्स क्या हैं, ठीक है, तो वो कितने पुराने हैं, उनकी एज जो है वो इसकी मदद से पता की जा सकती है। तो ये तमाम फिजिक्स के जो टेक्निक्स हैं का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, बायोफिजिक्स। नेक्स्ट ब्रांच इज बायोमैथमेटिक्स, जिसको बायोमेट्री भी कहा जाता है। इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो उसको स्टडी किया जाए। यानी मैथमेटिक्स की नॉलेज के बगैर कोई भी जो बायोलॉजिकल रिसर्च है ना और डेटा एनालिसिस है वो मुमकिन नहीं है। बायोलॉजिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को जो है कंक्लूड करते हैं मैथ्स की नॉलेज के साथ, ठीक है। यानी आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने उसको जब एनालाइज किया, जो कैलकुलेशन थी वो सारी किसके तहत करेंगे, सारे मैथ्स की नॉलेज के तरीके से करेंगे। एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चीज़ों को जो है वो जमा करना, डाटा को कलेक्ट करना, ये सब मैथ्स के बेसिस पे किया जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि बायो का रिलेशनशिप मैथमेटिक्स के साथ क्या कहलाता है, बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। क्लियर। नेक्स्ट ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है। बायो का मतलब क्या है, लाइफ आप जानते हैं, और केमिस्ट्री केमिस्ट्री में हम मैटर को पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, रिएक्शंस को पढ़ते हैं। दरअसल बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है और ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की एक एग्जाम्पल भी है, जिसमें हम इस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं जिसका ताल्लुक किसके साथ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। इनमें केमिकल्स शामिल हैं, प्रोसेसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लियर हो रहा है सही। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसकी एग्जाम्पल आ जाती है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म इन डिटेल इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपली हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी तमाम केमिकल रिएक्शंस क्योंकि बॉडी में हो रहे हैं, तो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन उनका जो सेट है, उनका जो मजमूआ है, वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल यहाँ पर आ रही है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है जिसकी मदद से जो है वो क्या एनर्जी मिल रही होती है, फूड टूट रही होती है और एनर्जी मिल रही होती है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, ये ग्लूकोज है जो फूड की शक्ल में मौजूद है, सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट की। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये अपने मॉलिक्यूल्स में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में क्या चीज रिलीज करता है, एनर्जी। ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, और इससे एनर्जी हासिल हो रही है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको यहाँ नजर आ रही होगी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और जो चीज फॉर्म हो रही है दैट इज द ग्लूकोज, जो एक कंपाउंड है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये तो पूरा केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है, क्या है, ये फोटोसिंथेसिस, और ये कहाँ हो रहा है, प्लांट के अंदर हो रहा है। प्लांट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम कह सकते हैं कि बायो का रिलेशनशिप, लाइफ का रिलेशनशिप किसके साथ शो हो रहा है, यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ शो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है बायो लिंक कर रही है किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ।
क्लियर हो गया? नेक्स्ट ब्रांच इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और जियोग्राफी। बायो की मीनिंग आपको मालूम है लाइफ, और जियोग्राफी भी अगर हम देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बन रही है, एक जियो और दूसरा ग्राफी। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ, ठीक, और ग्राफी हम कहते हैं डिवीजन ऑफ अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि जमीन का मुख्तलिफ कहना चाहिए खत्तों में डिवाइड होना, और इन मुख्तलिफ खत्तों में मुख्तलिफ जानदारों का पाया जाना। सही है, जैसे इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी जमीन को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और फिर वहां ये देखा गया कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल पहाड़ी इलाके, वहां पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ मुख्तलिफ है। मैदानी इलाकों में दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, एनिमल और प्लांट दोनों की अगर हम बात करें। इसी तरह से डेजर्ट का जो एरिया है वहां के ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक, जो जिस तरह के एरिया में रहता है उसके अंदर उसी तरह की अडैप्टेशन हो चुकी होती है। क्लियर हो रहा है? जैसे आपने देखा होगा जो बर्फानी इलाके हैं जहाँ सारा साल बर्फ पड़ती रहती है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनमें बड़े बड़े बाल मौजूद होते हैं। ये अडैप्टेशन उनके अंदर हुई होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें उस मौसम को बर्दाश्त करना है। वो ऑर्गेनिज्म अगर हम चाहें कि उसको लाके डेजर्ट पे रख दें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्लियर हो गया? इसी तरह से जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कैमल की। कैमल जो है, जिसको सहरा का जहाज भी कहा जाता है, वो कई अरसे तक जो है बगैर पानी के जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो सहराओं में जो है वो पानी की कमी होती है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह के ऑर्गेनिज्म, वहाँ रहने वाले एनिमल्स में एडाप्टेशन कर दी है, यानी उनकी बॉडी में इस तरह की एडाप्टेशन हो चुकी है कि वो बगैर पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरह के कुछ प्लांट्स हैं जो सहराओं में पाए जाते हैं, जिनको ज़ियोफिलिक प्लांट कहते हैं। वो प्लांट जो बगैर पानी के ग्रो कर सकते हैं, मतलब उनको अगर ज्यादा अरसे तक पानी ना मिले तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो मुख्तलिफ एरिया, जियोग्राफिकल रीजन में मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इसको हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर? बायोजियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच इज बायोइकोनॉमिक्स। ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो स्टडी करते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यानी इट डील्स विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमिकली मतलब मुआशी तौर पे हम उससे जरा मुबादला कमा सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू है। एक किसान अगर एक फसल लगाता है, फर्ज करें गंदम की फसल है, उसने जो है उसमें जितना पैसा लगाया है, उसने बीज खरीदी, पानी लगाया, मिट्टी अच्छी करने के लिए पैसा लगाया, उसने सारा साल इंतजार किया, जितने अरसे तक उसको ग्रो करने के लिए मेहनत, उसकी मेहनत भी लगी। तो इन तमाम चीज़ों पे उसने जो भी उसका एक्सपेंडिचर था उसका उसने हिसाब लगाया, और जब वो फसल तैयार होगी, तैयार होने के बाद जब उसको सेल करेगा तो वो वैल्यू उसकी उसमें सेल करेगा तो उसको उसका प्रॉफिट हासिल हो। ठीक है, तो उसकी पूरी मेहनत है, उसका जो भी खर्चा हुआ है वो सब उसे मिल जाए और उसके ऊपर प्रॉफिट भी मिले। तो ये लॉस एंड प्रॉफिट वैल्यू का जब अंदाजा लगाया जाता है किसी भी चीज के ऊपर, तो वो क्योंकि हम बात कर रहे हैं फसल की, तो फसल क्या प्लांट से हासिल हो रही है ना, तो प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बायो किसके अंदर आ गए, और इकोनॉमिकली हम देख रहे हैं तो किसमें आ गया? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसी तरह मीट की एग्जांपल दे रहे हैं कि एनिमल में ज्यादा से ज्यादा गोश्त की पैदावार की जाए ताकि उससे ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए और पैसा कमाया जाए। इसी तरह लेदर की जो है कि लेदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, वूल प्रोडक्शन है, इन सब पे यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म पे मेहनत की जाए जिनसे जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनसे हम
अपने मुल्क के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये किसमें डिस्कस होता है? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये तमाम ब्रांचेस जिनको हमने एक एक करके देखा, अब आपको अंदाजा हो गया होगा, मेरा ख्याल है आपको समझ में भी आ गया होगा कि बायोलॉजी किस तरह से जो है वो रिलेशन रखती है, रिलेट करती है दूसरी ब्रांचेस के साथ, और उसका ताल्लुक जो है वो दूसरी ब्रांचेस के साथ किस तरह से जो है वो ज़ाहिर होता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तमाम के तमाम, और हम दुनिया में अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें भेजी हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पैदा की हैं, और उससे हम किस तरह से जो है मुख्तलिफ तरीकों से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।